नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करने वाले हैं मशीन लर्निंग का फुल कोर्स। और इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए मशीन लर्निंग क्या होती है। तो मशीन लर्निंग में बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो हम अपने मशीन यानी कि कंप्यूटर को देते हैं, और उस इक्वेशन के थ्रू वो कंप्यूटर कोई किसी तरह का टास्क को परफॉर्म करता है। ये मशीन लर्निंग होती है। आज हम फोकस करते हैं जो मशीन लर्निंग का सबसे बेसिक मॉडल या सबसे पुराना मॉडल था उसके ऊपर। तो मशीन लर्निंग को शुरू करने से पहले आपको बेसिक कुछ मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फंडामेंटल होता है मशीन लर्निंग का। तो तो पहला जो टॉपिक हम मशीन लर्निंग के अंदर कवर करने वाले हैं वो होगा लीनियर रिग्रेशन। तो यदि आपने अभी तक हमारी पाइथन से जुड़ी हुई सीरीज नहीं देखी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए या उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो उसको ज़रूर जाके हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन कि जो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है क्या होता है, और कुछ हाइपोथेसिस होते हैं लीनियर रिग्रेशन के साथ जुड़े हुए, हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एजम्पशन भी होते हैं किसी भी रिग्रेशन मॉडल में, और क्या प्रॉपर्टीज होती है लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, एडवांटेज क्या हो सकते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल के, क्या हम लीनियर रिग्रेशन हर किसी मॉडल के साथ यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कुछ डेटा प्रिपरेशन टेक्निक्स देखेंगे लीनियर रिग्रेशन के लिए। और लास्ट में हम चेक करेंगे कि हम अपने मॉडल की को चेक कैसे कर सकते हैं। यदि हमने कोई लीनियर रिग्रेशन मॉडल डेवलप किया तो हम कैसे पता करें कि ये रिग्रेशन मॉडल एक अच्छा मॉडल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो अभी हम सबसे पहले एक बेसिक स्लाइड में जाते हैं। तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, या फिर आपने पढ़ा होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, कहीं पे बी लिखा होगा कहीं पे सी लिखा होगा। बट बेसिकली क्या होता है, हमें प्रिडिक्ट करना होता है, हमें y की वैल्यू जाननी होती है कि y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, y की वैल्यू हम किससे निकालते हैं? हम निकालते हैं x से। m क्या होता है? m इसका स्लोप होता है, और c होता है इंटरसेप्ट होता है। यदि ये बहुत ही बेसिक एक लीनियर इक्वेशन है, और इसी के ऊपर मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन मॉडल पूरी तरह से बिल्ड होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मशीन लर्निंग के अंदर हम टेक्निक यूज करते हैं वो इसी इक्वेशन के ऊपर काम करती है। जैसे जैसे हम मॉडल कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, बड़े मॉडल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसी तरह ये इक्वेशन भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो जैसे कि हमने ये अभी एक इक्वेशन हमने देखी, तो अब हम देखते हैं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं एक बार। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो मेरा x क्या है? x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मान लीजिएगा मेरे को x और y दे रखा है, और उसके बाद मेरे को एक रैंडम वैल्यू मेरे को x की दी जाती है। मान लीजिएगा मैं कहूँ कि यदि x मेरा मैं कहता हूँ कि यदि x मेरा यहाँ पे 10 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकाल के बताओ। ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये हो सकता है कि मान लीजिए एक किसी की एज है। ठीक है, एज है और एक किसी का वेट है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती है हमारा वेट भी बढ़ता जाता है अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यदि आपने देखा होगा तो एक जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है जो पैदा हुआ है, उसका लगभग 3 साढ़े 3 किलो का वेट होता है। लेकिन वो वेट गेन करता रहता है, लगभग 20-25 साल की उम्र तक उसका वेट बढ़ता रहता है। उसके बाद वो वेट कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद जब वो काफी बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है, तो उसका वेट धीरे धीरे गिरने लग जाता है। तो यदि मैं बात करूं किसी आदमी की एज की जो कि पैदा हुआ है, पैदा होने से 25 साल तक की उम्र की, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक लीनियर रिलेशनशिप शो करेगा कि वेट उम्र के हिसाब से बढ़ता रह रहा है। तो ये लीनियर रिग्रेशन जो होता है इस तरह का ट्रेंड फॉलो करता है। तो यदि हम इस लाइन को प्लॉट करें कि एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम मैं वाई को प्लॉट करूं, तो इस तरह की हमें कोई लाइन मिलने वाली है। ठीक है, इस तरह के हमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं कि x मेरा 4 है तो y 400 आ रहा है, x मेरा 5 है और y मेरा 500 आ रहा है। तो ये हमने एक लीनियर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ की। तो अगर मेरे को इसके बीच का कोई पॉइंट मिलता है कि मान लीजिएगा मेरा x यदि
5.5 आता है, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि y कितना होना चाहिए, y लगभग 5.50 होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं एक लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। अब जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जो IT प्रोफेशनल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम यूज करते हैं और इसके थ्रू हम एक मॉडल को बनाते हैं। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया लीनियर रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन का मतलब ये होता है जो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को प्रिडिक्ट करना, उसको कहते हैं रिग्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बाकी चीजें समझाता हूँ। ठीक है, अब जब हम मशीन लर्निंग के अंदर आते हैं, तो मशीन लर्निंग के अंदर जो इक्वेशन थी y = mx + c, ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर हम इस ग्राफ के थ्रू समझें, तो मान लीजिएगा यहाँ पे हमने x प्लॉट किया और यहाँ पे हमने y प्लॉट किया, और इसके बीच में हमने ये सारे पॉइंट्स आ रहे थे। क्योंकि अभी तो मैंने सिंपल से एक एग्जांपल दिया था आपको कि जो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो एक सीधी लाइन के थ्रू जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ लोगों का वेट क्या है, उतने उस हिसाब से नहीं बढ़ता जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, या फिर कुछ लोगों का वेट एक समय के बाद रुक जाता है, किसी का 12-15 साल के बाद रुक जाता है, घटने लग जाता है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, या एकदम ही बढ़ गया है। तो उस वजह से जो हमारे पॉइंट्स होते हैं x और y के बीच में, वो हमें डिफरेंट मिलते हैं। लेकिन एक मशीन लर्निंग मॉडल में, हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमारा ये काम है कि हमें एक बेस्ट फिट लाइन चाहिए। हमें इन सब पॉइंट्स के बीच में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जहां जो हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स के बीच से जाए। ठीक है, तो ये है एक। दूसरा क्या है कि इस लाइन का स्लोप जो बीटा होगा, ठीक है, अब मैं दोबारा से एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं जो हमें पता है, y = mx + c। m हमें पता है स्लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लोप को रिप्लेस कर देंगे बीटा से। ठीक है, हम स्लोप को बीटा से रिप्लेस कर देंगे, x की जगह x रखेंगे, और c जो इंटरसेप्ट होता है, तो ये ऐसे करके स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन का स्लोप। ठीक है, और उसके बाद इंटरसेप्ट होता है कि क्योंकि इक्वेशन यहाँ से तो नहीं जा रही है, अगर यहाँ से जाती तो हमारा ओरिजिन लाइन से जाती, तो हमारा जो इंटरसेप्ट होता है वो 0 होता है, वो किसी ऊपर के पॉइंट से जा रही है। ठीक है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा भी पैदा हुआ, जब वो 0 दिन पहले दिन पैदा हुआ, तब भी उसका कुछ ना कुछ वेट था। तो इसको उस तरह से समझिए कि इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ रहता है हमेशा। तो इसको हम हमेशा डिनोट करते हैं बीटा नॉट से। ठीक है, और प्लस एक आता है एरर टर्म। ठीक है, हमारे 3 चीजें हो गई, हमारी इक्वेशन वही रहेगी, बीटा x1 + बीटा नॉट प्लस एरर टर्म। ठीक है, जैसे कि एक ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये वैसे आइडियली ये इस लाइन के ऊपर होना चाहिए था पॉइंट, लेकिन ये इस लाइन से इतनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो इक्वेशन होगा, जो हमारी लाइन होनी चाहिए थी, वो होनी तो यहाँ चाहिए थी। ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, कि हम मान रहे हैं कि अगर x1 की वैल्यू ये होती तो y1 की वैल्यू ये होनी चाहिए थी, तो ये हमने प्रेडिक्ट किया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो यहाँ थी, तो इसको हम करेंगे एरर टर्म। ठीक है, ये हमारा एरर हो गया। तो अब हमारी नई इक्वेशन हो गई बीटा नॉट इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट तो हम क्वेश्चन को याद करने के लिए ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम y लिखेंगे। y क्या होगा, डिपेंडेंट, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ठीक है, तो y यहाँ से याद करना शुरू करेंगे, बीटा नॉट। ठीक है, बीटा नॉट आया सबसे पहले, उसके बाद क्या आया, हमारा स्लोप आया। ठीक है, स्लोप आया, तो स्लोप क्या है, बीटा 1। ठीक, उसके बाद ये पॉइंट आया किसका, x का, तो बीटा 1 × x, और उसके बाद क्या आया, एरर टर्म, तो ये हो गया एप्सिलॉन, एरर टर्म एप्सिलॉन। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी जो बेसिक मैंने आपको समझा दिया है लीनियर रिग्रेशन का, तो ये सबसे एक बेसिक एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है मशीन लर्निंग के ऊपर। सुपरवाइज क्यों है, क्योंकि इसको हम सुपरवाइज कर रहे हैं, आप और हम जैसे प्रोग्रामर इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं कि ऐसा 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 करना है आपको। ठीक है, तो इस वजह से इसको सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है, प्रिडिक्टर और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि प्रिडिक्टर होता है यानी कि जिसके थ्रू हम कोई वैल्यू निकालते हैं, तो प्रिडिक्टर मतलब x की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड है। कौन डिपेंड है किसी पे, y डिपेंड है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ठीक है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो देखिए आपको अलग-अलग टर्मिनोलॉजी आएगी, ठीक है? तो वो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, आप सिंपल जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया उसके हिसाब से समझना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x, क्योंकि वो x y पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y, क्योंकि y किस पे डिपेंड करता है? x पे, ठीक है? x y पे डिपेंड नहीं करता है। तो लीनियर रिग्रेशन को हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है? इसी के थ्रू आप जो ये मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब रिपॉजिटरी में, और इसके बाद हम एक एक्चुअल कोड भी करेंगे, लेकिन आज हम थ्योरेटिकल ही कवर कर रहे हैं। तो ये अगर आप कोई इंटरव्यू में देने जा रहे हैं या आपको कोई एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में देखो कुछ हाइपोथेसिस होती हैं कुछ, ठीक है? अब हाइपोथेसिस होती हैं और उसके ऊपर काम करता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब ये हाइपोथेसिस क्या है? ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि क्या कौन सा टर्म को क्या कहते हैं। एरर हो गया, ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 हो गया, ठीक है, x1 x2 हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, मान लीजिएगा कि एक आदमी है और हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं किसी घर का प्राइस, ठीक है, हमें किसी घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। अब ऐसा तो नहीं घर का प्राइस सिर्फ एक चीज पे डिपेंड होता है, वो मल्टीपल चीज पे डिपेंड होता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा y हो गया जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक, और ये x1 x2 ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, हमें इसको प्रिडिक्ट करना है। अब देखिए एक घर का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। अब मान लीजिएगा कि मैं कहता हूँ कि जो घर जितना बड़ा होगा उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर जो घर जितना, ये मान लीजिए ये होगा कि स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर फीट का एरिया हो गया, एक वेरिएबल ये मान लेते हैं। एक लोकेशन हो गया कि अगर आप यदि आप किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में रहते हैं तो वहाँ प्राइस कम होगा, यानी कि टियर 1 में ज़्यादा होगा, ठीक है। या अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपको पता होगा कि प्राइस ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में आपको एक 1 BHK अपार्टमेंट की कीमत लगभग आपको 30 से 40 लाख रुपए देनी पड़ती है। वहीं अगर आप टियर 3 सिटी में जाएं तो टियर 3 सिटी में आप जमीन खरीद के मकान सब बना लेंगे उतने में, खुद का सब कुछ हो जाएगा उतने में। लेकिन टियर 3 में आपको केवल और केवल एक छोटा सा अपार्टमेंट ही मिल पाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या और क्या चीजें हो सकती हैं एक हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए, कि लोकेशन के बाद उसके आसपास कौन कौन सी फैसिलिटीज उपलब्ध है, ठीक है। जैसे कि यदि कोई घर है और घर के पास स्कूल है तो स्कूल के पास वाले घरों का प्राइस ज्यादा होगा बशर्ते स्कूल से दूर वाले घरों का। तो इसी तरह से कई सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करता है हाउसिंग प्राइस, कि उसमें कितने बेडरूम हैं, कितने हॉल हैं, कितने किचन हैं, ठीक है, वहाँ लाइट की फैसिलिटीज, पानी की फैसिलिटीज कैसी हैं। तो ये जो सारे हो गए ये इंडिपेंडेंट फीचर्स हो गए और इनके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे डिपेंडेंट फीचर्स को। तो जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, यदि मोस्टली केस में क्या होता है वो n नंबर ऑफ फीचर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यानी कि जो x होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर फीट ऑफ लैंड, लैंडमार्क क्या है, फैसिलिटीज क्या है, ठीक है, पार्किंग की एरिया है नहीं है, तो ये सारी चीजें पे डिपेंड करता है। तो ये सारे x हो गए। इन सब x के लिए हमारे पास एक बीटा होता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। और बीटा नॉट हमेशा एक कांस्टेंट टर्म रहेगी जिसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। यदि आपको कहीं पे भी किसी भी स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में जाते हैं। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारे बेस्ट फिट लाइन होगी, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन की यदि डेफिनेशन की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन है कि where the dependent and we try to find a best fit line between the dependent and independent variable, ठीक है। हम एक बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ठीक है। लेकिन हमें ये बेस्ट फिट लाइन क्या कभी मिल पाएगी? आइडियली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरर टर्म यूज करते हैं। तो ये जो सारे एरर दिखा रहे हैं ना, ये रेसिडुअल पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये इनको रेसिडुअल कहते हैं कि ये पॉइंट एक्चुअली में होना यहाँ चाहिए था पर एक्चुअली में था यहाँ, जो हमने प्रिडिक्ट किया वो पॉइंट यहाँ था लेकिन एक्चुअल में पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसको रेसिडुअल पॉइंट कहते हैं, ये जो जितने भी ब्लू डॉट से दिखा रखे हैं, तो इन सबको एरर टर्म्स कहते हैं। तो इसका हमारा काम क्या है कि इन सब पॉइंट्स को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है।
हम चाह रहे हैं कि ये जितना इसके पास आप आ सके, ये पॉइंट जितना इसके पास आ सके, ये जितना इस लाइन के पास आ सके, हमारा काम ये है। ठीक है, तो हमें इन रेसिडुअल पॉइंट्स को मिनिमाइज करना है एरर। तो हमारा मेन क्या काम है कि हमें एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है और हमें बेस्ट फिट लाइन के जितना पास रेसिडुअल पॉइंट आ सके उतना लाना है। तो उसके लिए हम सम ऑफ स्क्वायर एरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली में ये आउटपुट आ रहा है और हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट क्या था, ये था, ये वाला पॉइंट था। ठीक है, एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। एक पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, उसके बाद अगले समेशन, मतलब हम सारे पॉइंट्स को ऐसे ही करेंगे और इसको हमें मिनिमाइज करना है। पहले एक बार हमने ये निकाल दिया है सम ऑफ स्क्वायर एरर, फिर हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो ये पूरा उद्देश्य रहेगा हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड में बेसिकली वही चीज समझाई गई है, बीटा नॉट क्या होता है, ठीक है, कैसे हम सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आती है तो आपको डिफरेंशिएशन पता होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पैरामीटर थे, ठीक है, जिनको हम कम कर सकते हैं, जिनको हम सम ऑफ स्क्वायर एरर में कम कर सकते हैं, वो पैरामीटर कौन से हैं। तो ये हमारा y एक्चुअल है और ये y प्रिडिक्टेड है। ठीक है, ये पूरा y प्रिडिक्टेड है। तो हम ये इनमें से हम कम अगर करना चाहें तो हम किसको कम कर सकते हैं, हम एक इस टर्म को कम कर सकते हैं और एक इस टर्म को कम कर सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को कम करने से ज़्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा मेन काम क्या है कि हमें इस टर्म को कम करना है, जो कोफिशिएंट है हमें इसको कम करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बीटा नॉट से, एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे बीटा 1 से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आने वाली है जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमको एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर हमें इतना ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी मैथमेटिक्स में, लेकिन हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं कहूँगा एक बार इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन है, ये मैंने आपके लिए रख रखी है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये पढ़ सकते हैं। पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया गया है, लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य ये है कि मैं बिगिनर्स को पढ़ाना चाह रहा हूँ और एकदम बेसिक से पढ़ाना चाह रहा हूँ। यदि आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाए तो उसके बाद ये इक्वेशन भी आराम से समझ में आ जाएगी। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक सैम नाम का एक व्यक्ति है, उसने कहा कि कितने घंटे में जब एक धूप वाला दिन होगा, ठीक है, और धूप वाले दिन के हिसाब से कितना आइसक्रीम हमारी बिकती है मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है, तो एक दिन 2 घंटे, आपको पता है जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा लोग उस दिन आइसक्रीम खाएंगे। तो एक दिन सिर्फ 2 घंटे धूप निकली, बढ़िया धूप, तो 4 आइसक्रीम बिकी। लेकिन एक दिन 9 घंटे धूप निकली, तो कितनी आइसक्रीम बिकी, 15। इस हिसाब से, यानी कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा आइसक्रीम हमारी बिकेगी। तो ये एकदम बहुत ही बेसिक अप्रोच है कि इस हिसाब से हम मशीन लर्निंग मॉडल का रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि आप कोई भी मशीन लर्निंग का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो 10 में से 7 ऐसे इंटरव्यू होने वाले हैं जिसमें आपको assumption ऑफ लीनियर रिग्रेशन पूछा जाएगा। तो आइए आज जानते हैं लीनियर रिग्रेशन के assumption के बारे में। बेसिक लीनियर रिग्रेशन की जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि वी नीड टू फाइंड अ बेस्ट फिट लाइन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमें एक बेस्ट फिट लाइन को बनाना है। ठीक है, assuming that dependent and independent variable are have linear relationship। ठीक है, इतना है कि हमने एज्यूम किया कि लीनियर और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन ये सिर्फ एक एजम्पशन नहीं है, इसमें 4-5 कई जगह पे आपको 4 दिखेंगे एजम्पशन, कई जगह पे 5, कई जगह पे 6 एजम्पशन भी दिखते हैं। तो बट अब हम यहाँ पे मेनली जो एजम्पशन है उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एजम्पशन, जैसे मैंने बताया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी ऑलमोस्ट लीनियर। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किसी तरह से लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c से डिनोट कर पाएं। ठीक है, और मीन ऑफ रेसिडुअल शुड बी 0 और क्लोज टू 0 एज मच एज पॉसिबल। जो हमारा रेसिडुअल पॉइंट आते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और उसमें बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें रेसिडुअल पॉइंट मिलते हैं कुछ, हमारे ये पॉइंट्स से इनके बीच में हमने, तो ये जो रेसिडुअल है
ठीक है, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में जो डिफरेंस है ये रेसिडुअल पॉइंट कहलाते हैं। तो इस यदि हम इसका एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, और उस ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ क्या होना चाहिए, बेल शेप्ड ग्राफ होना चाहिए। अगर रेसिडुअल का ग्राफ बनाए तो ऐसा होना चाहिए, बेल शेप, यानी कि घंटी की तरह शेप होना चाहिए, और जिसका जो मीन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। इस मीन के दोनों तरफ का ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और देयर शुड बी होमोस्केसिटी और इक्वल वेरिएंस इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। This assumption means that variance around the linear regression model of all values of the predictor variable x। अब होमोस्केसिटी क्या होती है, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ के थ्रू। इससे पहले हम लास्ट वाली assumption पढ़ लेते हैं। देयर शुड बी नो मल्टीकुलरिटी बिटवीन द रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हम जब भी कोई लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखते हैं तो उसमें एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो दूसरे पे डिपेंड होता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे प्रिडिक्ट करना है एक हाउस का प्राइस, एक घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जिस घर में जितने ज़्यादा बेडरूम, हॉल, किचन होगा उसका उतना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अगर 2 फीचर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ बेडरूम, हॉल, किचन और स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, तो जितनी ज़्यादा स्क्वायर फीट ऑफ द एरिया आ रही है उतना ज़्यादा हमारा क्या हो रहा है, लीनियर, उतना ज़्यादा हमारा एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है ये फीचर्स, ठीक है। तो इनमें से हमें दोनों में से एक फीचर को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये होता है मल्टीकुलरिटी, जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरे पे किसी ना किसी तरह से निर्भर होता है। अभी मैं इसको एक डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिएगा आपके पास एक ग्राफ है, एक आपको एक सिनेरियो मिला है कि आपको टीवी के अंदर एक एड रन करना है, ठीक है, और आपको एक कमर्शियल एड रन करना है, और मान लीजिए किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो आप एक कोर्स बेच रहे हो डेटा साइंस का या कुछ भी कर रहे हो, वो टीवी में एक ऐड आना चाहिए। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा आपका ऐड रन होगा किसी टेलीविज़न पे, किसी मूवी के बाद या किसी शो के बाद, लोगों को उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी। तो यदि इसके सेल और टीवी के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के बीच में हम एक ग्राफ बनाएं तो वो लीनियर जाएगा, ठीक है। ये स्कैटर प्लॉट हमने प्लॉट कर दिया, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा टीवी में ऐड रन होगा उतना ज़्यादा हमारा सेल होगा। आप गौर कीजिएगा कि जिस प्रोडक्ट का जितना कम आपका एडवर्टीजमेंट होता है उसकी सेल भी उतनी ही कम होती है, लेकिन जिस प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा ऐड होता है उसका सेल भी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये पहला जो हमारा एजम्पशन था लीनियर रिलेशनशिप, ये उसके लिए था। अब जैसे मैंने आपसे वादा किया था होमोस्केसिटी मैं आपको बताऊंगा। तो होमोस्केसिटी का मतलब क्या होता है कि एक सेम वेरिएंस होना चाहिए, यानी कि जो एरर टर्म होता है हमारा, याद रखिएगा होमोस्केसिटी हमारा एरर टर्म, यानी कि एरर टर्म को हम रेसिड्यूल कहते हैं। रेसिड्यूल का जो वेरिएंस होना चाहिए वो एकदम सेम होना चाहिए, वो किसी तरह का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी एक मीन लाइन होगी, ठीक है। अभी मैंने एरर टर्म को बता दिया कि ये एक लाइन जा रही है, तो लाइन के इस तरफ जितने पार्टिकल हैं, जितने रेसिडुअल पॉइंट है, उतने ही लगभग इस तरफ भी हैं। लगभग नोट कीजिएगा, मैंने कहा लगभग, तो लगभग दोनों तरफ हमारे जो रेसिडुअल पॉइंट है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम होमोस्केसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत होता है हेटेरोस्केसिटी, ठीक है। हेटेरोस्केसिटी 2 तरह के पैटर्न होते हैं, एक होता है बो एंड टाई, तो ये एकदम बो हो गया और यहाँ से ऐसे करके टाई निकल गई, ठीक है, बो एंड टाई, यानी कि इस तरह का एक शेप दिखा रहा है। यहाँ पे देखिएगा आपका जो वेरिएंस होता है, कितने ज़्यादा आपके स्कैटर्ड हैं पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है, यानी कि ये किसी ना किसी तरह का पैटर्न दिखा रहे हैं। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिलना चाहिए रेसिडुअल टर्म में। या फिर दूसरा होता है फैन शेप, ठीक है, इसको हम वी शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं अपने इक्वेशन में, वैसे वैसे हमारे जो वेरिएंस हो रहा है रेसिडुअल पॉइंट का वो हमारा कम होते जा रहा है। तो हमें इन केस हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये, ठीक है। तो ये दूसरा assumption हमारा ये था। अब मान लीजिएगा हेटेरोस्केसिटी आपकी आ गई है, आपके उसमें आपने स्कैटर प्लॉट किया और आपने देखा हेटेरोस्केसिटी है, ठीक है। तो अब इसमें के हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम 3 चीजें यूज कर सकते हैं। एक, हम अपने फीचर का लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी फीचर का लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या होता है, अगर हमें log of 10 करूं,
तो 1 आएगा, log ऑफ 100 करूँ 2 आएगा। उसी तरह जैसे जैसे मैं बढ़ता रहता हूँ log की वैल्यू में, तो जितना ज़्यादा मैं log के अंदर वैल्यू लूँगा, ये वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगी, ये कम होती रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम log ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। या फिर हमारे जो फीचर्स होंगे इसमें आउटलायर्स होंगे। ठीक है, यदि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम एक हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा एक कॉलोनी है, कॉलोनी में है 10 घर हैं। 10 घर में से 9 घर का प्राइस 1 करोड़ है, लेकिन जो 10वां घर है उसका जो प्राइस है वो 5 करोड़ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आउटलायर हो गया। वो हो सकता है कि मान लीजिएगा विराट कोहली का घर हो, या विराट कोहली पहले वहां रहता हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। या फिर वो एक भूत बंगला टाइप का हो, किसी की मृत्यु होगी उस घर में, तो उसका रेट गिर रखा हो, तो वो और बाकी घर 1 करोड़ के बिक रहे हैं, वो 50 लाख में भी नहीं बिक रहा। तो ये होते हैं आउटलायर्स। तो हमने ये भी देखने हैं कि आउटलायर्स हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनको हमें रिमूव करना है। और उसके अलावा हम पॉलिनोमियल फिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दो हमारे एजम्पशन थे वो हमने देख लिए हैं। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे एजम्पशन पे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, हाउसिंग एग्जांपल ले रहे हैं, हाउसिंग प्राइस का ले लेते हैं। तो मेरे पास मान लीजिएगा ये x है और यहाँ पे y है। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें स्क्वायर फीट ऑफ लैंड ले रहा हूँ मैं, और नंबर ऑफ रूम्स ले रहा हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ रूम्स ले रहा हूँ। y का मतलब होगा, y में हम प्रिडिक्ट करूंगा इसका प्राइस, तो p ले रहा हूँ, और नंबर ऑफ रूम्स ले रहा हूँ, और पार्किंग एरिया ले रहा हूँ, पार्किंग एरिया। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर फीट, जो स्क्वायर फीट ऑफ लैंड है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स होंगे उतना ज्यादा स्क्वायर फीट ऑफ एरिया रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा घर होगा उसमें उतनी ज्यादा पार्किंग स्पेस होगी। ठीक है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे जो फीचर्स हो गए इंडिपेंडेंट वाले, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। तो हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल के दौरान हमें ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हैं इनका कोरिलेशन हटाना है, इनके आपस के बीच में जो रिलेशन है उसको हमें कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी वो यूज करनी होगी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। ठीक है, इसको हम VIF स्कोर भी कहते हैं। VIF स्कोर को का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 - R स्क्वायर। R स्क्वायर अभी आपको जब मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं उसमें आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप बेसिक नहीं जान लीजिए कि VIF हो गया 1/1 - R स्क्वायर। तो इसके कुछ रूल्स हैं। कह रहे हैं कि यदि जो VIF स्कोर है 1 आता है हमारा, ठीक है, ये रूल वेरी भी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, पर इन जनरल ये रूल है कि यदि VIF स्कोर 1 आता है हमारा, तो यानी कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, कोरिलेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ, उनका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, VIF स्कोर जिसका 1 और 5 के बीच में है, यानी कि थोड़ा बहुत कोरिलेशन है और ये चलता है, कोरिलेशन चलता है। लेकिन यदि VIF स्कोर हमारा ग्रेटर देन 5 आ जाए, यानी कि हाईली कोरिलेटेड है, तो यदि अगर मैं हूँ और स्क्वायर फीट लैंड और रूम्स की बात करूँ, तो मैं इन दोनों में से मुझे एक फीचर को हटाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो वो हम VIF स्कोर के थ्रू कर सकते हैं, मल्टीकोलिनिटी को हटा सकते हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं। तो यही वो सारी चीजें बता रखी हैं। अब इसमें एक और चीज आती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसका एक सेपरेट वीडियो होने वाला है। अभी तक के लिए यहाँ तक की जानकारी काफी है, लेकिन हम PCA भी कर सकते हैं, और PCA का हम यूज आउटलायर डिटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतनी जानकारी काफी रहेगी। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारे कौन कौन से हमारे लीनियर रिग्रेशन में एजम्पशन थे। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की वीडियो मेरी समझ में आई होगी। यदि समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहाँ हम लीनियर रिग्रेशन के एजम्पशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। और यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं और जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि लीनियर रिग्रेशन में है। तो सबसे पहले हमने जैसे जाना कि रिग्रेशन लाइन हमारा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, ठीक है, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा कि बीटा क्या होता है, बीटा 1 क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एरर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा सिंपल एक
मॉडल है मशीन लर्निंग का, और सबसे जो शुरुआत हुई थी मशीन लर्निंग की वो यहीं से हुई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा इजीली इंटरप्रिटेबल भी है क्योंकि इसमें सब कुछ मैथमेटिक्स के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और जब आपको रिलेशनशिप पता हो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कि वो लीनियर है, तो उस समय में ये सबसे बेस्ट मॉडल होगा जिस पे आप काम करना चाहेंगे, और ये किसी भी तरह के डेटा साइज को ये हैंडल कर सकता है क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है जितना कि और एल्गोरिथम में लगती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं लीनियर रिग्रेशन के। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी जान जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी जब मैं एजम्पशन बता रहा था आपको लीनियर रिग्रेशन के, तो उसमें आउटलायर्स डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि आपके पास आउटलायर आ गए हैं तो आउटलायर की वजह से लीनियर रिग्रेशन मॉडल में बेस्ट फिट लाइन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है इसके लिए। और इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, असल जिंदगी में कभी भी एक्स और वाई लीनियरली रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो कभी भी, तो इस वजह से ये ज़्यादातर रियल लाइफ केसेस में यूज नहीं हो पाता है, लेकिन एक सिंपल प्रॉब्लम में ये ज़रूर यूज हो जाता है। और लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ज़्यादातर अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। अंडर फिटिंग का मतलब ये होता है कि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एल्गोरिथम होती है, तो ये उस एल्गोरिथम के अंडरलाइन फीचर्स को याद नहीं कर पाता है। ठीक है, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट है, पूछा भी जाता है कई बार। तो इसके लिए हम, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं ये नहीं चाह रहा कि और लंबी हो, तो इसको हम किसी और पार्ट में आपको समझाएंगे। अब यदि आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको यूज़ करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या एजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारा जो डेटा है वो लीनियरली रिलेटेड है। ठीक है, और इसके लिए हमेशा एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। तो स्टार्टिंग में ही आप अपने डेटा का लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करके रख लें और उसके बाद स्कैटर प्लॉट करके देखें, तो आपका जो स्कैटर प्लॉट होगा लगभग लीनियर आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि जितने आउटलायर्स होंगे, ठीक है, उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो इक्वेशन है उसमें बाद में दिक्कत ना आए। उसके बाद हम कोलिनियरिटी रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये सारे क्या एजम्पशन हैं जिनको हम कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर एजम्पशन को हम सबसे पहले देख रहे हैं, यदि लीनियर नहीं है तो हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर हम आउटलायर ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा रेसिडुअल में जो एक्सेसिव वेरिएंस आ रहा था, ठीक है, बो एंड टाई टाइप का, वो ना आए, तो आउटलायर हम रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद मल्टी कोलिनियरिटी के लिए हम कोलिनियरिटी चेक करेंगे अपने डेटा में कि कोलिनियर तो नहीं है कोई डेटा, अगर कोई है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मीन जो है हमारे डेटा का वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बेल शेप कर्व बन रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और यदि ज़रूरत पड़े तो हम अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे या नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्डाइज या नॉर्मलाइज का मतलब कि हमारी जो डेटा की वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में, या फिर 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए सारी डेटा की वैल्यू। अब अगर हमने एक बार लीनियर रिग्रेशन मॉडल को बना लिया तो हम चाहेंगे कि इसको हम इवेल्युएट करके देखें कि हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसा है। तो इसके लिए हम इवोल्यूशन मैट्रिक्स का यूज करेंगे। हम 6 प्रकार के इवोल्यूशन टेक्निक्स का यूज करते हैं: मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, R2 स्क्वायर और एडजस्टेड R2। याद रखिएगा, इंटरव्यूअर का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जब भी वो लीनियर रिग्रेशन या कोई बेसिक मॉडल के बारे में पूछते हैं। तो जो भी रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है उनमें जो मैट्रिक्स यूज होती है वो यही होती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। अभी हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे सिंपल होता है, वो होता है हमारा मीन स्क्वायर एरर। इसमें हम कुछ नहीं करते, ये हमारा y एक्चुअल है, y एक्चुअल में से y प्रेडिक्टेड को माइनस कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर दे रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये हो गया हमारा मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, लेकिन क्या होता है स्क्वायर की वजह से, क्या होता है, क्योंकि आप एरर को स्क्वायर कर रहे हो। तो यदि आपका एरर 4 था, ठीक है, एक एरर आपका 4 था और दूसरा एरर आपका 2 था, यानी कि y एक्चुअल में 4 था, आपने प्रेडिक्ट किया 2, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 2। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 2 का स्क्वायर कर दे रहे हो, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आप एरर तो ज्यादा दिखा दे रहे हो लास्ट में। ठीक है, तो ये स्क्वायर डिफरेंस ले रहा है, ठीक है, और ये प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ये इतना ज्यादा कारगर नहीं साबित होता है। ठीक है,
तो हम मीन स्क्वायर एरर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बेसिक यही होता है, इस वजह से ये पढ़ाया जाता है। इसकी जगह हम रूट मीन स्क्वायर एरर का यूज़ करते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, ये जो पूरा है ये क्या है, ये मीन स्क्वायर एरर है, क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे स्क्वायर किया था तो हमने उसका रूट कर दिया, तो हमारा जो स्क्वायरिंग हुआ था वो नलीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कभी भी किसी भी रिग्रेशन मॉडल में, रूट मीन स्क्वायर एरर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पहले स्क्वायर कर रहे हैं फिर उसका रूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे दिक्कत क्या होती है कि जो हमने स्क्वायर करने की ज़रूरत हमें एक्चुअल में क्यों पड़ी, क्योंकि जब जितना ज़्यादा हम स्क्वायर करेंगे उतना ज़्यादा एरर टर्म में पेनल्टी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको ग्रेडियंट डिसेंट में बताया कि जितना ज़्यादा आपका बड़ा एरर होगा तो उसमें उतनी ज़्यादा पेनल्टी पड़ती है। तो इसकी वजह से जो आउटलायर ट्रीटमेंट होता है काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस वजह से हमने मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर का यूज़ किया। लेकिन कुछ केसेस में हम मीन एब्सोल्यूट एरर का भी यूज़ करते हैं, ताकि वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दें। जिसमें ज़्यादा एरर है उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दें, जिसमें कम एरर है उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दें। वहाँ पे हम सेम ले रहे हैं, y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड, और उसके बाहर हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि प्लस आई या माइनस आई, ये बाहर प्लस पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमें आउटलायर का ट्रीटमेंट करना हो वहाँ के लिए हम मीन स्क्वायर एरर या फिर रूट मीन स्क्वायर एरर का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप जरूर समझ लीजिए। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि हम परसेंटेज वाइज एरर देखना। अब मैं कह रहा हूँ कि 200 का एरर, मैंने एक गूगल का प्राइस प्रिडिक्शन किया कि गूगल का स्टॉक प्राइस 200 जाएगा, उसका जो एरर आ रहा है वो 200 आ रहा है। 200 का एरर क्या कैसे समझेगा, मेरे को नहीं पता, अगले बंदे को नहीं पता कि गूगल का भी प्राइस क्या है। देखिए, अगर गूगल का प्राइस $1000 का है और मैं कह रहा हूँ 200 का एरर आएगा, तो यानी कि या तो 200 ऊपर जा सकता है या 200 नीचे जा सकता है। तो इससे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और यदि गूगल का प्राइस 1 लाख है और उसमें मैं 200 का एरर दे रहा हूँ तो बहुत कम एरर है, तो मेरा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि भाई परसेंटेज में तो वही चीज़ सेम चीज़ रहेगी कि मैं 2% एरर दे रहा हूँ, मेरा एल्गोरिथम 5% एरर दे रहा है। तो सिंपल हम मीन एब्सोल्यूट एरर ले रहे हैं, ये पूरा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 100 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी क्या होता है, ये भी रोबस्ट नहीं होता आउटलायर के लिए। तो आउटलायर, जब भी आपकी डेटा सेट में आउटलायर है तो आप मीन स्क्वायर एरर या फिर रूट मीन स्क्वायर एरर का ही यूज करें, और अगर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप रूट मीन स्क्वायर एरर का ही यूज करें। अब मेन जो चीजें आती हैं, ठीक है, इनसे भी बेहतर है एक, तो वो क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमारे मॉडल को किसी और कांस्टेंट बेसलाइन मॉडल से कंपेयर करता है। ठीक है, यानी कि हमारा मॉडल मान लीजिएगा ये है, ये कोई हमारा मॉडल जा रहा है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये हमारा मॉडल ऐसे जा रहा है, ये है हमारा मॉडल जो रेड लाइन में है। तो ये इस मॉडल को कंपेयर करेगा, लाल वाले को कंपेयर करेगा ब्लू वाले से, कांस्टेंट बेसलाइन मॉडल से, जहां यानी कि ये चूज करेगा कि मीन ऑफ द डेटा, यानी कि इस पूरे डेटा की मीन से एक लाइन गुजार देगा, उसको कहेगा ये कांस्टेंट बेसलाइन मॉडल। ठीक है, तो इन दोनों से कंपेयर करता है, तो इससे क्या होता है, हमें कंपेरिजन मिल जाता है कि हमारा मॉडल बेहतर कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस मीन स्क्वायर एरर ऑफ मॉडल जो हमारा रेड लाइन से आ रहा है, और मीन स्क्वायर एरर ऑफ बेस लाइन मॉडल जो हमारा ब्लू लाइन से आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, यदि इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो यदि मेरा आर स्क्वायर 0.3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा y है, जो मेरा y प्रीडिक्ट किया है, वो 30% हमारा x को प्रीडिक्ट कर सकता है, 30% ऑफ x को प्रीडिक्ट कर सकता है। यानी कि आर स्क्वायर जितना ज्यादा अच्छा होगा, 1 के जितना ज्यादा करीब होगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब हम चलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर को। अब देखिए, आर स्क्वायर में एक बड़ी दिक्कत थी। आर स्क्वायर क्या करता था कि जब भी हम किसी मॉडल में नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ा देते थे तो आर स्क्वायर अपने आप ही बढ़ने लग जाता था।
यानी कि चाहे वो फीचर काम का हो या ना काम का हो, ठीक है। जैसे हाउसिंग प्राइस की अगर हम बात करें, तो एक हाउसिंग प्राइस में मैं कहता हूँ कि एक फीचर ले लेते हैं कि हाउस की जिस एरिया में वो घर मिल रहा है, उस एरिया में अ, अ, जिस एरिया में वो घर मिल रहा है, उस एरिया में कुत्ते बिल्लियां सस्ते में मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या कोई लॉजिक बनता है किसी का घर लेने का, कुत्ते बिल्लियां सस्ती मिलने का? तो मेरे हिसाब से इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन हम एक ऐसा फीचर ऐड कर देते हैं उसमें। तो आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर इंप्रूव कर जाता है फिर भी, लेकिन एक्चुअल में वो आर स्क्वायर को सेंस तो बना नहीं रहा होता है। तो इस केस के लिए हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज किया। उसमें वो क्या करता है, वो पिनलाइज करता है, वो पेनल्टी देता है किसी भी फीचर को। वो कहता है कि भाई हमारा फीचर यदि काम का है तो उसी को यूज करेंगे हम। यदि वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा होता ओवरऑल स्कोर में, तो उसको हम पिनलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एब्सोल्यूट आर एडजस्टेड आर स्क्वायर का 1 माइनस, पहले तो आर स्क्वायर का ही इतना, आर स्क्वायर का नॉर्मल आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया है एन माइनस वन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में इसे माइनस वन करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस वन। यानी कि ये के क्या कर रहा है, पिनलाइज कर रहा है आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर स्क्वायर का यूज देख लेते हैं। इसका रेंज ज्यादातर 0 और 1 के बीच में होता है। आर टू 0 का मतलब क्या है, होता है कि इसको ऐसे समझते हैं, x है और x के थ्रू हमने y प्रिडिक्ट किया है। आर टू 0 का मतलब क्या है कि हमारा x और y के बीच में हमें कोई कोरिलेशन नहीं मिला, यानी कि आप y को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते x की बिना पर। और आर टू बराबर 1 का मतलब ये हुआ कि आप x की बिना पे y को एक्चुअल में बराबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं बिना किसी एरर के, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि 2 + 2 = 4 होगा, कोई एरर नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। और R2 बराबर 0.2 का मतलब क्या होता है, 20% ऑफ वेरिएंस ऑफ y इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम x, ठीक है। 20% हमारा वेरिएंस प्रिडिक्ट हो गया x से, और R2 0.4 का मतलब 40% वेरिएंस प्रिडिक्ट हो गया x से, ठीक है। तो नॉर्मली जो R2 का स्कोर होता है वो -∞ to 1 होता है, अगर ऑर्डिनरी लॉर्ड स्क्वायर हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कि हम कौन कौन सी मैट्रिसेस यूज कर रहे होते हैं। और यदि आप मेरे से पूछा जाए तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होता है। सबसे पहले हमने देखा मीन स्क्वायर एरर, फिर रूट मीन स्क्वायर एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, फिर आर स्क्वायर, फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये 6 यूज कर रहे होते हैं। अब हम 6 कब कौन सा यूज करेंगे, जो बेसिक हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन रखे होते हैं वो हमारे इसके बेस में बन रखे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा मीन स्क्वायर एरर तो लगाना है, आपको निकालना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों रोबस्ट होते हैं आउटलायर के लिए, ठीक है। यानी कि यदि आपके पास डेटा में कुछ आउटलायर्स हैं, ठीक, आउटलायर्स मतलब कोई अनइवन वैल्यूज आ गई आपके डेटा के बीच में, तो उसको वो ज़्यादा पेनल्टी देंगे वो, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं ये दोनों। तो आपको ये दोनों हमेशा यूज़ करने हैं, क्योंकि आप मीन स्क्वायर एरर के बाद रूट फंक्शन यूज़ करेंगे तभी आप रूट मीन स्क्वायर एरर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, जहाँ पे आपको परसेंटेज में दिखानी होनी चाहिए, वहाँ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ये, ठीक है। आप अवॉइड ही करें इन दोनों को यूज़ करना। उसके बाद R2 हम जब कांस्टेंट बेसलाइन मॉडल के थ्रू अपने मॉडल को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वहाँ R2 का यूज़ किया जाता है। एब्सोल्यूट R2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फीचर्स यदि हम बढ़ा दे रहे थे तो हमारा R2 इंक्रीज कर रहा था, R2 इंप्रूव कर रहा था, इसमें वो उसको पिनलाइज कर देगा। तो यदि आप मेरी मानो तो सबसे पहले आप मीन स्क्वायर एरर यूज़ करें, फिर रूट मीन स्क्वायर एरर निकालें, फिर आप R2 और एडजस्टेड R2 निकालें। तो ये एक तरीके का सीक्वेंस है जो मैं फॉलो करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप भी फॉलो करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी कि कौन कौन से हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं किसी भी रिग्रेशन मॉडल में। यदि आप यहाँ तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
आज हमने जाना कि कंप्लीटली लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, कौन-कौन से मैट्रिसेस यूज़ होते हैं, कौन-कौन से हाइपोथेसिस यूज़ होते हैं, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, कौन-कौन से एजम्पशन होते हैं, कौन-कौन से मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। ग्रेडिएंट डिसीजन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत कुछ जाना। और इसके अलावा यदि आपके पास कोई शिकायत या सुझाव या फिर कोई परेशानी आ रही होगी इस वीडियो को समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक। डेटा साइंस वाले को अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।